हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल का पार्ट 4। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में जो अपना टॉपिक है वो है कि मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, और उसे समझने के लिए अपन को पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ मालूम होना चाहिए। तो पहले अपन वो समझते हैं और फिर उस टॉपिक पे मूव करते हैं। तो आप अच्छे से फोकस कीजिएगा। देखो, आपने 9th में देखा होगा कि जब अपन एटम में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो उसका जो अरेंजमेंट होता है उसे अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसे अच्छे से देखते हैं। देखो, एक एटम में जनरली सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं अपन, एनर्जी सेल। जो पहला एनर्जी सेल होता है वो के, फिर एल, फिर एम और फिर एन। और हर एनर्जी सेल में एक सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही अपन फिल कर सकते हैं। फर्स्ट में मैक्सिमम कितने फिल कर सकते हैं, 2, ये मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। सेकंड में मैक्सिमम कितने फिल कर सकते हैं, 8। थर्ड में फिल कितने कर सकते हैं, 18। लेकिन एक बार 8 करेंगे क्योंकि 8 का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है स्टेबल। फिर नेक्स्ट में मूव कर जाएंगे, अगले वाले में फिल करेंगे, फिर अगले वाले में 8 करने के बाद वापस इसमें फिल करते हैं। हालांकि अपने इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना, अपन को तो सिर्फ 20 तक एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है अपने। तो उसमें अपन फर्स्ट में कितने फिल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2, सेकंड में 8, थर्ड में भी अपन 8 फिल करेंगे और फिर जो पीछे बचेंगे वो फोर्थ में कर देंगे। ठीक है। अब सबसे पहले अपन कुछ एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से देखते हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन। अपन को सिर्फ 20 तक एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए और 20 तक के ही अपन को वो जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम के आएंगे। तो हीलियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 2। इसका मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन अपन को फिल करने हैं। तो वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपन किस में फिल कर देंगे, फर्स्ट में, क्योंकि फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। तो 2 कर दिए। अगर नियोन का मैं देखूं, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। अगर उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं तो फर्स्ट में कितने फिल करूंगा, 2। क्यों आगे क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि फर्स्ट की कैपेसिटी इतनी है। तो के में फिल कर दिए 2। पीछे कितने रहे, 8, वो मैं नेक्स्ट में फिल कर दूंगा। एल में कितने कर दूंगा, 8। अगर मैं आर्गन का देखूं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन मतलब एटॉमिक नंबर होता है 18। तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो फर्स्ट में फिल कर देंगे 2। फिर अगले वाले में मूव करेंगे, अभी भी अपन को 16 और इलेक्ट्रॉन फिल करने। इसमें अगले वाले में मैं 8 ही फिल कर सकता हूं क्योंकि इसकी कैपेसिटी इतनी है। तो 8 फिल कर दिए। तो 8 और 2 कितने हो गए, 10। अब रिमेनिंग कितने रहे, 8 और रहे, उसको उससे भी अगले में। अब इन तीनों में अगर मैं कॉमन देखूं कि इनमें कॉमन क्या है, तो देखो इसमें इस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते थे उतने कर दिए। पूरा कंप्लीटली फिल्ड सेल है ये। इसमें भी देखो आउटर सेल कौन सा था, देखो इसमें पहला सेल है के, दूसरा सेल है एल, और वो बाहर वाला जो सेल है उसे कहते हैं वैलेंस सेल। क्या कहेंगे, वैलेंस सेल। किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय उसका जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होगा उसे वैलेंस सेल कहेंगे। तो इसका वैलेंस सेल कंप्लीटली फिल्ड है, इसके वैलेंस सेल भी कंप्लीटली फिल्ड है। इसका कंप्लीटली फिल्ड तो नहीं है लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन है। और जब इन तीनों की प्रॉपर्टी को स्टडी किया तो पता चला कि ये तीनों जो है वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, या अपन ऐसे कहते हैं कि बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होंगे तो भी कोई गलत नहीं होगा। ठीक है। और इन इसी तरीके के जो एलिमेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, नोबल गैस एलिमेंट या नोबल एलिमेंट। तो दीज एलिमेंट है कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल, या तो वैलेंस सेल कंप्लीटली फिल्ड होता है या उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है। और ड्यू टू इट दे आर स्टेबल एंड हैज लिटिल टू नो केमिकल रिएक्टिविटी। और ये स्टेबल है तो बाकी सारे एलिमेंट भी स्टेबल होना चाहते हैं, और स्टेबल होने का तरीका इनको देखकर पता चल गया कि अपना आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कर लो या उसे कंप्लीटली फिल कर लो। तो जो मेटल और नॉन मेटल वाले जो एलिमेंट है वो भी अपना आउटर मोस्ट सेल जो है कंप्लीटली फिल्ड करना चाहते हैं, या आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। कितने करना चाहते हैं, 8। अब ये करने का तरीका दोनों का अलग अलग होता है। पहले अपन मेटल पे फोकस करते हैं। देखो ये मेटल के नाम है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम। अगर सोडियम में देखो कितने, उसका एटॉमिक नंबर क्या, 11। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन देखे तो क्या आता है, 2,8,1। उसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, एम, और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे कंप्लीटली फिल करने के 2 तरीके, या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो 1 + 7 कितने हो जाएंगे, 8, या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। जैसे ही ये लूज कर देगा अब ये तो चला गया, अब आउटर मोस्ट सेल कौन सा हो जाएगा, एल, और उसमें पहले से ही 8 है। तो कौन सा करना आसान रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना। अगले वाले पे मूव करते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2,8,2।
ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अगला मतलब जो अल्टरनेट है वो क्या तरीका हो सकता है कि 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे, वो तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लूज करते ही 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आउटर मोस्ट सेल में, ये तो खाली हो जाएगा पूरा। और अब आउटर मोस्ट कौन सा हो जाएगा, एल। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर पोटेशियम और कैल्शियम पे फोकस करूं तो उनका कॉन्फ़िगरेशन देखो, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, तो सबसे पहले में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 2, दूसरे में कितने फिल करेंगे 8, उससे अगले में कितने फिल करेंगे 8, कितने हो गए 18 कर चुके हैं। अब एक और इलेक्ट्रॉन रहा, उससे भी अगले वाले में भरेंगे, तो एन में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो ये 8 करने के लिए क्या करेगा, इस 1 को लूज कर देगा। कहने का मतलब है कि मेटल जो होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करता है, अपना आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन्हें लूज कर देते हैं। और लूज करके जैसे ही लूज करेंगे तो अब नया आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा। जैसे इसमें कैल्शियम में देखो पहला आउटर मोस्ट सेल एन है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, जब ये लूज कर देगा तो ये तो खाली हो गया। अब आउटर मोस्ट कौन सा हो जाएगा, एम, और एम में पहले से 8 है तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इससे अपन ने क्या पता किया कि मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं और कैटायन बनाते हैं। कैसा आयन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला तो अभी अपन समझ गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इनको कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ रही थी, तो ये सब मेटल वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना तो समझ में आया, लेकिन प्लस का चार्ज क्यों आया वो अपन देखते हैं। तो देखो सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर, जेड किसका सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर का, तो कितना है 11, और इसका कॉन्फ़िगरेशन अभी अपन ने देखा, सबसे 11 इलेक्ट्रॉन फिल करने। सबसे पहले अपन किस में फिल करेंगे, के में, उसमें कितने फिल कर सकते हैं 2, फिर पीछे कितने रहे 9, उसको नेक्स्ट में फिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसकी कैपेसिटी तो 8 ही है तो उसमें 8 कर देंगे, तो 2,8 हो गया। अभी तक 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं, एक और बाकी रहेगा, उसको उसके भी अगले वाले में फिल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2,8,1। अगर ऐसे डायग्राम बनाए तो ये न्यूक्लियस जो पहला जो सर्कल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, दूसरे वाले में 8, और आउटर मोस्ट जो है उसमें कितना आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब इसके पास 2 तरीके हैं अपना 8 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन करने का, या तो ये आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे, या ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये तो खाली हो जाएगा, हट जाएगा। अब अंदर वाले में तो पहले से ही 8 है, तो देखो पहले अपन कुछ और चीज समझते हैं कि इसमें 2,8,1 कॉन्फ़िगरेशन था। किसी भी एक एटम में जनरली उसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटॉमिक नंबर 11 था, तो प्रोटॉन कितने 11 और इलेक्ट्रॉन कितने 11। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है, तो 11 प्रोटॉन मतलब अपन प्लस का 11 समझ सकते हैं, और 11 इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस का 11। प्लस माइनस इसे ऐड करें तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा 0, प्लस का 11 और माइनस का 11 कितना हो जाएगा 0। अब इसने अपने वो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, और कितने लूज किए, जितने इसके आउटर मोस्ट सेल में थे। 1 इलेक्ट्रॉन था तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, जैसे ही लूज कर दिया ये बाहर वाला हट गया। अब जो सेकंड जो सेल थी वो आउटर मोस्ट हो गई, और वो आउटर मोस्ट हो गई और उसमें पहले से कितने 8, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इस पे प्लस चार्ज आएगा या माइनस वो देखते हैं। तो देखो एटॉमिक नंबर तो अभी भी 11 है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया 2,8। प्रोटॉन के नंबर चेंज नहीं हुए क्योंकि अपन ने तो इलेक्ट्रॉन लूज किया था, तो प्रोटॉन तो अभी भी 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 11 थे, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था, अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे 10। 11 प्रोटॉन का प्लस का 11 और 10 इलेक्ट्रॉन का माइनस का 10, दोनों को ऐड करके देखो तो कितना आ रहा है प्लस का 1। यही वजह अपन Na के ऊपर क्या लगाएंगे प्लस। तो मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उसके ऊपर उतना प्लस का चार्ज आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था इसने, Na प्लस हो गया। अगर अपन मैग्नीशियम पे देखें तो उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Mg के ऊपर कैसा चार्ज आएगा Mg+2। एल्यूमिनियम के देखो आउटर मोस्ट सेल में कितने 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा Al+3। कैल्शियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा K+, और कैल्शियम के ऊपर Ca+2। ठीक है, तो मेटल के बारे में अपन को पता चल गया, मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। अब नॉन मेटल पे आते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब नॉन मेटल है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। देखो ये लिख दिया उसी तरीके से। अब नाइट्रोजन में देखो आउटर मोस्ट में 5 है, तो या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज करे और ये पूरा खाली कर दे,
या 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर दे, कौन आसान रहेगा? गेन करना, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये सारे नॉन मेटल है और इनके लिए आसान तरीका क्या है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाने का? कि इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो इफ दीज एलिमेंट्स गेन इलेक्ट्रॉन दे हैव कंप्लीटली फिल्ड और 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और स्टेबल हो जाएंगे। सो नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं और गेन करने के बाद कैसा चार्ज बनाएंगे? नेगेटिव चार्ज बनाएंगे या एनायन बनाएंगे। अब देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज कैसा है। तो जैसे ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं, तो देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन 2,6। तो अंदर वाले में तो अपन ने कितने फिल कर दिए? इसमें देखो अंदर वाले में तो अपन कितने फिल कर देंगे? तो अंदर वाले में तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए? 6। अगर 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। अब अभी के लिए देखते हैं, इसके पास कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, 8 प्रोटॉन का +8 और 8 इलेक्ट्रॉन का -8। नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0। प्लस का 8 और माइनस का 8 मिलकर कितना हो जाएगा? 0। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जैसे ही 2 करेगा 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8। इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होकर कितना हो जाएगा? 2,8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2,8। अब 2,8 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब अपन अगर प्रोटॉन देखें, प्रोटॉन तो अभी भी उसमें तो कोई चेंजेस नहीं था, 8 ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब बढ़ गए। पहले 8 थे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो टोटल कितने हो गए? 10। तो 8 प्रोटॉन का प्लस का 10 और 10 इलेक्ट्रॉन का माइनस का 10 ऐड करेंगे तो -2 आएगा। इसका मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? -2। तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? -2। इसका मतलब नॉन मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव आयन बनाते हैं। कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसे ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो उसके ऊपर -2। नाइट्रोजन जो है 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर -3। फ्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर -1। ठीक है, तो एक बार ये अपन समझ गए इस वाले से तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। और एक बात ये समझ में आ गई कि मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाते हैं, और नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाते हैं। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपना टॉपिक कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। तो देखो अभी तक अपन एक चीज समझ चुके हैं कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कोई ऐसा भी चाहिए जो उनसे इलेक्ट्रॉन ले ले। और नॉन मेटल जो होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, पर इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए उन्हें कोई देने वाला भी होना चाहिए। तो मेटल और नॉन मेटल एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एक जना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा जना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे अपना ऑक्टेट या 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने में। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल इसीलिए एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और वो क्या करते हैं? एक कंपाउंड बनाते हैं जिसे कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। अब इसे आयोनिक कंपाउंड ही क्यों कहते हैं उसे समझते हैं। ठीक है, तो अपना वन लाइनर आंसर तो इसका हो गया कि मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। देखो मेटल लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन और नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एनायन। अब बोथ एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा, वो एक दूसरे के पास में आएंगे और इस अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या कहेंगे? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्यों कहा? क्योंकि वो आयंस के बीच में बन रहा है, कैटायन और एनायन के बीच में। तो बोथ अपोजिट आयंस अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फॉर्म अ कंपाउंड, और क्या करेंगे? एक कंपाउंड बनाएंगे। दिस कंपाउंड फॉर्म बाय आयोनिक बॉन्ड, और किसके बीच में बन रहा है? आयंस के बीच में बन रहा है, इसीलिए ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं NaCl का। NaCl एक कंपाउंड है जो जिसमें Na मेटल है और Cl क्या है? नॉन मेटल है, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है, अपन उसको समझते हैं। देखो Na जो होता है
उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,8,1 क्या होगा 2,8,1 अभी अपन ने देखा था। और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का क्या तरीका, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है एडिशनल इसे ये लूज कर दे, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, लूज करने के बाद इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया Na+, ठीक है। प्लस क्यों आया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,8। इसका नाम क्या है सोडियम कैटायन। अब इसका साथी देखते हैं जो कि क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7। इसे अपना 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसे ही गेन किया तो 7 की जगह कितना हो जाएगा 8, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा माइनस, और इसे कहेंगे क्लोराइड आयन। देखो कैटायन के नाम तो वो के वो ही रहते हैं जो एटम के है, सोडियम बाद में भी सोडियम ही कहला रहा है, लेकिन एनायन के नाम में पीछे आईडी आता है। क्लोरीन क्लोराइड में बदल जाता है, फ्लोरीन फ्लोराइड में बदल जाता है, ऑक्सीजन ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। अब देखो, और इन दोनों एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे, कंपाउंड बना लेंगे जिसे क्या कहेंगे आयोनिक कंपाउंड। अब देखो इसे एक और तरीके से समझते हैं, ये Na था और इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन। इस 1 इलेक्ट्रॉन को अगर अपन डॉट से शो करें तो इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसे अपन 4th चैप्टर में और अच्छे से समझेंगे। किसी भी चीज का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं कि उस चीज के आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे डॉट या क्रॉस भी यूज कर सकते हैं, पर डॉट यूज करते थे इसलिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नाम पड़ गया। तो जैसे क्लोरीन है, अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो इन 7 इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने के लिए क्लोरीन के ऊपर 7 डॉट लगा सकते हैं या 7 क्रॉस लगा सकते हैं, और वो जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट। तो आपको क्या है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट बनाओ तो ये, और ये सोडियम का, इसमें एक ही क्यों बना है क्योंकि सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 होता है। इसमें 7 क्यों बना है क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 7 होते हैं। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये इसको दे दे तो इसका आउटर मोस्ट सेल पूरा खाली हो जाएगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसमें 7 तो खुद के, 1 ये कितना हो जाएगा 8। तो Na ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया Na+, और क्लोरीन के ये 7 तो खुद के और 1 ये डॉट वाला कहां से आया सोडियम से आया। अब क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया माइनस का, देखो ये यहां पे क्या है माइनस, ठीक है। तो Na+ और Cl-, ठीक है, दोनों के एक एक एटम है इसलिए Na का भी 1 लिखा, Cl का भी 1 लिखा। चार्ज क्यों नहीं लिखा, इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर माइनस, न्यूट्रल हो गया, क्या बन गया NaCl। इनके अंदर चार्ज है लेकिन अपन ओवरऑल चार्ज शो नहीं कर रहे क्योंकि जितना Na के ऊपर चार्ज है टोटल का टोटल उतना नेगेटिव चार्ज Cl के ऊपर है। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा NaCl। इसी तरीके से अपन को कोई भी कंपाउंड बनाने को कहे तो इसी तरीके से बनाना है। सो NaCl कैसे बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, देखो नेक्स्ट है अपना MgCl2। इसमें 2 एटम कौन से हैं, एक है Mg और एक है Cl। तो Mg जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,2। तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है 2, तो इसके ऊपर +2 आ गया, +2 इलेक्ट्रॉन लिख दी। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,8। इसका नाम क्या हो गया मैग्नीशियम कैटायन। क्लोरीन जो है वो है 2,8,7। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते ही 2,8,8 हो जाएगा, इसका नाम क्लोराइड आयन हो गया। अब यहां पर प्रॉब्लम है, या मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्लोरीन जो है वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो क्या करें, तो ऐसे केस में अपन क्लोरीन को क्या करना पड़ेगा, 2 एटम लेने पड़ेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक क्लोरीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और दूसरा क्लोरीन एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो मैग्नीशियम तो लेंगे 1 और क्लोरीन लेंगे 2 क्यों लिए, क्योंकि क्लोरीन एटम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है जबकि मैग्नीशियम कितना देना चाह रहा है 2। तो ये अपना इसके अपने Mg लिखा और 2 डॉट लगाए। ये 2 डॉट किसको शो कर रहे हैं, इसके आउटर मोस्ट सेल के 2 इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं। और क्लोरीन का तो वैसे ही 7 अपन ने क्रॉस लगा दिया। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो 7 + 1 कितना हो जाएगा 8। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा 7 + 1 8। तो इसका भी पूरा हो जाएगा और इनका भी पूरा हो गया। क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो मैग्नीशियम के ऊपर कितना आ जाएगा Mg+2, और Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो Cl के ऊपर माइनस आ गया। लेकिन ऐसे Cl कितने हैं, 2 Cl लिए थे, तो जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा Mg1 और Cl कितने हो जाएंगे 2, क्या बन जाएगा MgCl2। क्या बन गया MgCl2। और चार्ज क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज है +2,
क्लोरीन के ऊपर कितना है माइनस, लेकिन क्लोरीन कितना है 2, 2 क्लोरीन पे कितना हो जाएगा माइनस का 2, प्लस का 2 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ज नहीं आया। नेक्स्ट लेते हैं अपन Na2O। तो देखो Na2O में एक है सोडियम और एक है ऑक्सीजन। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Na+ बना दिया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6, तो 6 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और O-2 बनाएगा। अब प्रॉब्लम फिर है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन सोडियम सिर्फ 1 दे सकता है, तो क्या करना पड़ेगा 2 सोडियम लेंगे। तो 2 सोडियम लिए, इन दोनों के ऊपर एक एक डॉट क्यों लगा, क्योंकि इसके आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के ऊपर 6 क्रॉस क्यों लगा है, क्योंकि उसके आउटर सेल में कितने 6 जो है इलेक्ट्रॉन है। अपन चाहे तो इसके ऊपर भी डॉट लगा सकते हैं, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए ताकि अलग पता चले। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो ऑक्सीजन को कितने मिल गए 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो 6 और 2, ये देखो ये 6 क्रॉस खुद के 2 इधर से आए, जो पूरे 8 हो गए, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसलिए O के ऊपर क्या आ गया -2। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो Na+, और ऐसे कितने हैं 2 सोडियम है, तो क्या हो गया Na2, क्योंकि सोडियम कितने थे 2 और ऑक्सीजन 1, तो Na2O फॉर्मूला हो गया। चार्ज तो हमेशा बराबर ही रहेगा, 1 सोडियम पे प्लस का 1, 2 सोडियम पे प्लस के 2 और उस पे माइनस का 2 है, तो प्लस का 2 माइनस का 2, ओवरऑल चार्ज कितना है 0, इसलिए अपन लगा नहीं रहे। एक और एग्जांपल लेते हैं MgO का। देखो Mg का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2,8,2। ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और क्या बन गया Mg+2। ऑक्सीजन जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा O-2। एकदम बराबर है, ये 2 लूज करना चाहता है, ये 2 गेन करना चाहता है, तो दोनों एक एक ही लेंगे। इसके ऊपर 2 डॉट ही क्यों लगाए, क्योंकि इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके ऊपर 6 क्यों लगा रहे, क्योंकि इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसके पास 6 + 2 कितने हो गए 8, और इसने अपने 2 दे दिए, तो अंदर वाला तो पूरा भरा हुआ ही है। तो Mg के ऊपर तो आ गया +2 और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया -2। दोनों के ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं लिखा, दोनों का एक एक एटम ही लिया, तो फॉर्मूला क्या हो गया MgO। ठीक है, तो इस तरीके से मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो अगर अपन को एग्जाम में आए कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, तो अपन को लिखना है मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करके आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। और ये एक एग्जांपल तो अपन को करना ही है, एक से ज्यादा भी आप लिख सकते हैं, या फिर अपन को किसी भी एक पर्टिकुलर आयोनिक कंपाउंड के बारे में ऐसे ये बुक में जो दे रखे इन्हीं के बारे में पूछ सकते हैं। एक आप प्रैक्टिस के लिए AlCl3 का बना सकते हैं, Al2O3 का बना सकते हैं, आप चेक करना कैसे ये ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर अपन एक बार वापस देखते हैं कि आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आयोनिक कंपाउंड के बारे में। तो कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कंबाइनिंग एटम्स, मतलब जिन एटम से मिलकर कंपाउंड बनाए उन एटम्स के बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे कंपाउंड को अपन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड कहेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों कहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो वैलेंसी थी, वैलेंसी बोले तो आउटर मोस्ट सेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए, तो वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हुआ, ऐसे कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन वैलेंट कंपाउंड कहते हैं। और जब ये कंपाउंड बनता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो एक एटम जो होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एक क्या करेगा, गेन करेगा। जो लूज करेगा वो कैटायन बनाएगा, जो गेन करेगा वो एनायन बनाएगा। क्योंकि ये कंपाउंड कैटायन और एनायन के बीच में बन रहा है, उनके अट्रैक्शन से बन रहा है, आयंस के अट्रैक्शन से बन रहा है, इसलिए इसे आयोनिक कंपाउंड कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी क्या है आयोनिक कंपाउंड की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ बॉन्ड। तो देखो केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं। एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड और एक होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। तो आयोनिक कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड होगा, और वो कैसे बनता है, जो आयंस होता है कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स से बनता है। ठीक है, तो इट इज स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं
कि जो स्टेशनरी चार्ज बोले तो जो चार्ज फ्लो नहीं कर रहे, मूव नहीं कर रहे, रुके हुए चार्ज के बीच में अट्रैक्शन से जो फोर्स जनरेट होता है उसे अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब स्टेशनरी, ठहरा हुआ, उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कैटायन और एनायन एक दूसरे के साथ में हेल्ड होते हैं, मतलब जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे के पास पास में रहते हैं। ऐसा जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड होता है जो किसकी वजह से होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में लगता है, कैटायन और एनायन के बीच में लगता है। ठीक है, और किस वजह से लगता है, कैटायन पॉजिटिव चार्ज है, एनायन नेगेटिव चार्ज है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन की वजह से लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं फिजिकल स्टेट। तो देखो फिजिकल स्टेट का मतलब कि आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होंगे, लिक्विड होगा या गैस होगा। तो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। अब चीज सॉलिड, लिक्विड और गैस इस बात पे डिपेंड करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है या जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनके बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जैसा कि इस केस में है, अभी अपन ने ऊपर देखा है, तो पार्टिकल एक दूसरे के एकदम पास पास में आ जाएंगे, जिससे उनकी इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सबसे कम हो जाएगी और वो कौन सी स्टेट में होंगे, सॉलिड स्टेट में। तो आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं और इसकी वजह क्या है, उनके बीच में लगने वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके कैटायन और एनायन के बीच में लगता है, जिससे वो एकदम पास पास में आ जाते हैं। और ये स्टेट फिर कौन सी फिजिकल स्टेट हो जाती है, सॉलिड स्टेट होती है। जैसे कि देखो ये डायग्राम में दिख रहा है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जो आयंस है एक दूसरे के एकदम पास पास में आ गए, जितना पॉसिबल हो उतनी मिनिमम डिस्टेंस हो जाती है, और इस वजह से इनकी स्टेट कैसी होती है, सॉलिड। सॉलिड तो होते हैं, अब देखो सॉलिड अपन ने एक पढ़े थे, सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिनको पीटने पे वो थिन शीट बना देते हैं। ये वैसे नहीं होंगे, ये ब्रिटल नेचर के होंगे। ब्रिटल का क्या मतलब है, अगर इनको मारेंगे अपन तो ये पाउडर में टूट जाएंगे या छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएंगे। तो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं नेचर में, इन पे प्रेशर लगाने पे, फोर्स लगाने पर ये पीसेज में या पार्ट्स में टूट जाएंगे या छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे या फिर पाउडर जैसी अपीयरेंस बना लेंगे। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, ब्रिटल नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो मेल्ट का क्या मतलब होता है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, और बॉयल का क्या मतलब होता है, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। अब इसके लिए अपन को ये कन्वर्जन करने के लिए अपन को क्या देना पड़ता है, टेम्परेचर देना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उनके बीच में पहले से कितना अट्रैक्शन है। अगर ज्यादा अट्रैक्शन दे रहा है, मतलब लग रहा है, तो अपन को ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उसको अट्रैक्शन को कम करने के लिए, ताकि वो स्टेट चेंज करे, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में जाए। और अभी अपन ने ये ऊपर देखा ही है कि इनके बीच में अट्रैक्शन कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। इसका मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इनको दूर दूर करने के लिए, ताकि इनकी स्टेट चेंज हो, और ज्यादा एनर्जी देने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। यही वजह है कि आयोनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। ये आपकी बुक के पीछे क्वेश्चन भी है, तो अच्छा क्वेश्चन है, पूछते हैं आयोनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड आर अपोजिटली चार्ज, और उनके बीच में क्या लगता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इस वजह से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड होती है उनको टुकड़ों में, उन्हें दूर दूर करने के लिए, उन पार्टिकल्स को दूर करने के लिए, ताकि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो, लिक्विड में। इसी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। तो देखो सॉल्युबिलिटी का एक क्राइटेरिया होता है, आप बड़ी क्लास में भी इस पॉइंट को याद रखना कि लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा कंपाउंड है वो वैसी चीज में ही डिजोल्व होता है जनरली। आयोनिक कंपाउंड में आयंस बनते हैं तो ये ऐसी चीज में डिजोल्व होंगे जिसमें आयन बनते हैं। वाटर जो होता है उसमें H+ और OH- बनता है। तो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और ऐसी चीजें, ऐसे सॉल्वेंट या ऐसी चीज जिसमें अपन डिजोल्व कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। और अगर सॉल्वेंट में आयंस बनते हैं तो ऐसे सॉल्वेंट को आयोनिक या पोलर सॉल्वेंट कहते हैं, और आयोनिक कंपाउंड उनमें डिसॉल्व होंगे। अगर सॉल्वेंट ऐसा है जो नॉन पोलर है, नॉन आयनिक है, जिनमें आयंस नहीं बनते, तो आयोनिक कंपाउंड उसमें सॉल्युबल नहीं होंगे, जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल, इनमें सॉल्युबल नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कारण ध्यान से सुनना। जनरली ऐसा सिखाया जाता है कि जिस चीज में भी आयन बनते हैं वो जो होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है।
तो आयोनिक कंपाउंड में आयन तो है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहिए, लेकिन ट्रू नहीं। आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में, अच्छे से सुने आप, आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि आयंस तो है जैसा कि यहां दिख रहे हैं, लेकिन ये आयन मूव नहीं कर रहे, और जब तक फ्लो नहीं करेगा चार्ज, जब तक करंट फ्लो नहीं होगी। तो ये यहां पर चार्ज तो है, लेकिन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से ये चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, और यही वजह है कि आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो आयोनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, और इसका कारण क्या है, बिकॉज आयंस आर प्रेजेंट बट दे आर नॉट एबल टू मूव, लेकिन वो मूव नहीं कर सकते, और मूव नहीं करने का कारण क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड स्टेट में तो ये इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। तो क्या और किसी तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं? हाँ, दो तरीके हैं, या तो इन आयनिक कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन बना लो, या इन आयनिक कंपाउंड को मेल्ट कर दो। दोनों ही केस में अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो वाटर ऐड करेंगे, और वाटर की वजह से इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होने लगता है, और अब जो चार्ज है वो क्या करेगा, फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। और अगर मेल्ट करेंगे तो अपन टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर देंगे तो पार्टिकल की डिस्टेंस बढ़ेगी और वो मूव करने लगेंगे, और वो कंडक्टेंस शो करेंगे। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कब, या तो मेल्टेड फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो मतलब वो कम हो जाएगा। ठीक है, और ये कम होने का कारण क्या होगा, एक्वस फॉर्म में तो वाटर होगा, और मेल्टेड फॉर्म में क्या होगी, हीट, और इनकी वजह से जो होगा इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और ये फ्लो करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो ध्यान से सुनना, आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में और मेल्टेड फॉर्म में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कलर इन फ्लेम। तो देखो आपकी जो थ्योरी दे रखी है बुक में, वहां थ्योरी में तो ये पॉइंट है नहीं, लेकिन इससे पहले एक एक्टिविटी में आपको एक डायग्राम दे रखा है, उसमें ऐसा कह रखा है कि सॉल्ट लेकर उसे बर्न करना है। तो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उन्हें जब अपन सॉल्ट लेकर बर्न करते हैं उसका, ठीक है, जो बर्नर होता है उसके ऊपर बर्न करते हैं, तो बर्नर की जो फ्लेम होती है जनरली ब्लू कलर की होती है, उससे ये एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं, मतलब पर्टिकुलर कंपाउंड का एक पर्टिकुलर कलर होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर वो कंपाउंड सोडियम का है तो उसकी जो कलर आएगी फ्लेम की वो येलो कलर होगी, अगर वो पोटेशियम का है तो वॉयलेट कलर होगा। तो ये जो होते हैं आयोनिक कंपाउंड को फ्लेम में जलाने पर उनकी फ्लेम को एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं, और इससे इन कंपाउंड को पहचाना भी जाता है, इसे फ्लेम टेस्ट कहते हैं। ठीक है, और हायर क्लासेज में आप इसे फ्लेम टेस्ट नाम से क्या करते हैं, पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि आयोनिक सॉल्ट जो होते हैं वो फ्लेम को एक पर्टिकुलर कलर देता है, वो कलर फिक्स होगा। जैसे सोडियम का कंपाउंड होगा तो वो येलो कलर ही देगा, पोटेशियम का होगा तो वॉयलेट देगा, ऐसे हर का एक फिक्स होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट अपने किसके बारे में, आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये अपना आज का टॉपिक वैसे तो हो गया। अब देखो मेटल और नॉन मेटल पे एक डिफरेंस तो बनता है फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, जो अपन कर चुके हैं, एक बनता है केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, तो उसका भी एक चार्ट बनवा देता हूं, फिर आज का वीडियो एंड करते हैं। आज का लास्ट टॉपिक लेते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होते हैं, तो आप अच्छे से समझना इसको। पहला है नेचर ऑफ आयन। तो मेटल जो होते हैं वो कैटायन बनाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। इसका मतलब कैसा आयन बनाएंगे, एनायन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एनायन। जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं उनको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और नॉन मेटल कैसे होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट है रिएक्शन विथ O2। तो मेटल हो या नॉन मेटल हो, दोनों ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है। जैसे कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना रहे, और कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाते। तो मेटल और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाते तो ऑक्साइड ही है, लेकिन उसका नेचर अलग अलग होता है। यही अपना अलग अगला पॉइंट भी है, नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, इसका अपने एक इक्वेशन लिख देंगे, कॉपर ऑक्साइड, उसकी HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, सॉल्ट और वाटर बन रहा है।
क्योंकि यह मेटल ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, एसिड से, और फिर सॉल्ट एंड वाटर बना रहे। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड कैसा हुआ, बेसिक नेचर का हुआ। और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है वो बेस से रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर बनाता है। इसका मतलब नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो कैसे नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। कोई तकलीफ नहीं। अगला पॉइंट है वाटर के साथ रिएक्शन। तो अपन ने देखा कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो होते हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि सारे मेटल देते हैं, लेकिन ज्यादातर मेटल जो होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और अलग अलग, कोई कोल्ड वाटर के साथ, कोई वार्म वाटर के साथ, कोई स्टीम के साथ, ठीक है। और क्या करते हैं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, हालांकि एक एक्सेप्शन है, फ्लोरीन जो है वो रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट लेते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन। तो मेटल जो होते हैं, अब यहां पर भी सारे मेटल की बात नहीं कर रहे, वो मेटल जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं, वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और ऐसा क्यों कर पाते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। जो होगा ये इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की वजह से होता है ये रिप्लेसमेंट, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी नहीं रखते, वो तो गेन करने की रखते हैं। तो वो डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, और रिप्लेस नहीं कर पाएंगे इसका मतलब वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे। तो नॉन मेटल जो होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन भी नहीं देते और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस नहीं करते। लास्ट अपना आता है, फर्स्ट चैप्टर में अपन ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखा था। तो जो चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो हमेशा ऑक्सीडेशन देती है। क्या देती है, ऑक्सीडेशन। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो रिडक्शन देती है। अब मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसका मतलब उनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे, जिसका खुद का रिडक्शन होगा वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों ऐसा है ये मैं बार बार समझा चुका हूं। जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो सामने वाले का क्या करते हैं, रिडक्शन, इसलिए उन्हें रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसका मतलब इनका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, सामने वाले का रिडक्शन करेंगे, इसलिए मेटल जनरली क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और नॉन मेटल क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी के साथ अपने मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल, केमिकल सारी प्रॉपर्टी अपन ने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट वीडियो में अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।